हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एके स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे ड्यू सोल बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का चैप्टर 6 का पार्ट 2। आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। लेट्स गेट स्टार्ट। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की वंश परंपरा। चंद्रगुप्त मौर्य की वंश की परंपरा क्या थी? चंद्रगुप्त मौर्य की वंश परंपरा की निश्चित जानकारी नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश की परंपरा की निश्चित जानकारी नहीं है। कुछ हिंदू साहित्यिक स्रोत उसे मंगध के नंदों से जोड़ते हैं और कुछ हिंदू साहित्यिक स्रोत उसे मंगध की नंदों से जोड़ते हैं। चंद्रगुप्त के पवित्र नाम से संबंध चंद्रगुप्त कथा नामक पुस्तक में अनेक उसके संबंध में कई कहानियां मिलती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पवित्र नाम से संबंध चंद्रगुप्त कथा नामक पुस्तक में उसके संबंध में कई कहानियां मिलती हैं। संस्कृति पाली और तमिल के कथा के अंश और उसके विभिन्न रूपांतरण विभिन्न प्रदेशों और वार्ताओं और यहाँ तक कि दार्शनिक शोध प्रबंधों में भी उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि संस्कृत पाली और तमिल में कथा के अंश और उसके विभिन्न रूपांतरण विभिन्न प्रदेशों वार्ताओं और यहाँ तक कि दार्शनिक शोध प्रबंधों में भी उपलब्ध हैं। भारत के बाहर वे न सिर्फ ग्रीक और लैटिन लेखकों में बल्कि बर्मी म्यांमार की दत्त कथाओं और श्रीलंका के इतिवृत्तों में भी सुरक्षित हैं। बल्कि यहाँ तक कि दार्शनिक शोध प्रबंधों में भी उपलब्ध हैं और भारत के बाहर वे न सिर्फ ग्रीक और लैटिन लेखकों बल्कि बर्मी म्यांमार की दत्त कथाओं और श्रीलंका के इतिवृत्तों में भी सुरक्षित हैं। शिलालेखों और ग्रीक एवं लैटिन इतिहासकारों और भारतीय तथा श्रीलंकाई विद्वानों की रचनाओं से कथा की ऐतिहासिक प्रामाणिकता उपलब्ध होती है। और शिलालेखों और ग्रीक एवं लैटिन इतिहासकारों और भारतीय तथा श्रीलंकाई विद्वानों की रचनाओं से कथा की ऐतिहासिक प्रामाणिकता उपलब्ध होती है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की वंश परंपरा विवादास्पद है और इस संबंध में निम्न कुल परंपरा से लेकर क्षत्रिय कुल तक के विभिन्न मत मिलते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के वंश परंपरा विवादास्पद है और उस संबंध में निम्न कुल परंपरा से लेकर क्षत्रिय कुल तक की विभिन्न मत मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पुराण। पुराणों में जो सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है, पुराणों में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, पुराना ग्रंथ है, उसमें चंद्रगुप्त की अपेक्षा नंदों के वंश की चर्चा विशेष रूप से हुई है। वे सिर्फ ये चर्चा करते हैं कि ब्राह्मण कौटिल्य ने अधार्मिक नंद का नाश कर चंद्रगुप्त को राज्य का प्रधान शासक बनाया और कौटिल्य जो धर्म का प्रबल समर्थक था, इसके द्वारा चंद्रगुप्त के राज्य अभिषेक से संकेतित होता है कि वे राजपद के लिए संयोग्य क्षत्रिय था। और पुराणों में कहीं भी मूरा का उल्लेख नहीं मिलता जो चंद्रगुप्त की तथाकथित माँ अथवा दादी थी। इसमें कहीं भी उसे शूद्र अथवा निम्न कुल का नहीं बताया गया और न वे उसे पूर्ववर्ती नंद वंश से जोड़ते हैं। और पुराण में जो सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें चंद्रगुप्त की अपेक्षा नंदों के वंश की चर्चा विशेष रूप से हुई है। वे सिर्फ ये चर्चा करते हैं कि ब्राह्मण कौटिल्य ने अधार्मिक नंद का नाश कर चंद्रगुप्त राज्य का प्रधान शासक बनाया। वे सिर्फ अधार्मिक नंद का नाश कर चंद्रगुप्त राज्य का प्रधान शासक बनाया और कौटिल्य जो धर्म का प्रबल समर्थक था के द्वारा चंद्रगुप्त के राज्य अभिषेक से संकेतित होता है कि वे राजपद के द्वारा के लिए संयोग्य क्षत्रिय था। और पुराणों में कहीं भी मूरा का उल्लेख नहीं मिलता जो चंद्रगुप्त की तथाकथित माँ अथवा दादी थी। इसमें कहीं भी उसे शूद्र अथवा निम्न कुल का नहीं बताया गया हो और न वे उसे पूर्ववर्ती नंद वंश से जोड़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज शीघ्र स्वामी। सर्वप्रथम विषाणु पुराण के टिप्पणीकार श्रीधर स्वामी ने मौर्य पदवी के आधार पर चंद्रगुप्त के निम्न कुल की चर्चा की है। उन्होंने मौर्य उपाधि की व्युत्पत्ति मूरा से बतलाने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम विषाणु पुराण के टिप्पणीकार
शीघ्र स्वामी ने मौर्य पदवी के आधार पर चंद्रगुप्त के निम्न कुल की चर्चा की है। उन्होंने मौर्य उपाधि की व्युत्पत्ति मूरा से बतलाने का प्रयास की है, जो नंद राजा की अनेक पत्नियों के में एक थी और उसे चंद्रगुप्त की मां माना है। लेकिन ये टिप्पणीकार गलत व्याकरण और काल्पनिक इतिहास दोनों का दोषी है। मूरा से व्युत्पन्न शब्द मौर्य है, ना कि मौर्य। फिर भी टिप्पणीकार चंद्रगुप्त को नंदों का वंशज बतलाता है, लेकिन मूरा के नाम के साथ निम्न कुल का दोष नहीं जोड़ता। वे उसका उल्लेख नंद राजा की विविध ब्याही हुई पत्नी के रूप में करता है और उससे ये निष्कर्ष निकालता है कि चंद्रगुप्त शूद्र कुल का था। क्योंकि नंद स्वयं उसी जाति के थे। नेक्स्ट टॉपिक इज मुद्रा राक्षस और अन्य। मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त को मौर्य के साथ हंदन व्याय भी कहता है। और शमेध और सोमवाद उसे पुनर्दास्तु कहते हैं और असली नंद का पुत्र मानते हैं। इसके विपरीत विष्णु पुराण के टीकाकार धुनीराज चंद्रगुप्त को मौर्य, जो नंद राजा सर्वत्र सिद्ध और मुरा का पुत्र था, का श्रेष्ठ पुत्र मानते थे। और मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त को मौर्य के साथ साथ हंदन वाय भी कहता है और शमरेद्र और सोमवाद से उसे पुनर्दास्तुत कहते हैं और असली नंद का पुत्र मानते हैं। इसके विपरीत विष्णु पुराण के टीकाकरण और ढूंढीराज चंद्रगुप्त को मौर्य, जो नंद राजा सर्वात सिंध और मुरा का पुत्र था, जो श्रेष्ठ पुत्र मानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य इसके बारे में बिल्कुल भिन्न कहानी कहता है और बौद्ध साहित्य जो है इसके बारे में बिल्कुल भिन्न कहानी कहता है। दिव्य बंधन चंद्रगुप्त को पुत्र बिंदुसार अभिषेकित क्षत्रिय बतलाकर चंद्रगुप्त के क्षत्रिय और कुलोत्पन्न होने का संकेत देता है और श्रीलंकाई इतिवृत्त महावंश के अनुसार चंद्रगुप्त वर्तमान पूर्वी उत्तरी प्रदेश के गोरखपुर जिले में तराई में रुमनदयाई और कासिया के बीच में कहीं अवस्थित पिपाली वन के मोर पक्षी के आधार पर नमिक नामक क्षत्रिय कुल का वंशज था। ये कुल बुद्ध के समय में मौजूद था और इसका उल्लेख महापरिनिर्वाण सतु में हुआ, जो बौद्धों के प्रामाणिक और प्राचीन धर्म में वैधानिक ग्रंथों में एक माना जाता है। इस ग्रंथ के अनुसार मौर्य ने बुद्ध के अवशेषों के एक अंश का दावा करते हुए मल्लों के पास एक दूत भेजा। उनका दावा था बुद्ध क्षत्रिय जाति के थे। उनका मानना था कि बुद्ध जो थे वे क्षत्रिय जाति के थे और हम भी क्षत्रिय जाति के हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज जैन परंपरा। जैन मत भी मौर्य और चंद्रगुप्त के कुल नाम के बीच संबंध के बारे में बौद्धों का समर्थन करता है। वहीं बौद्धों के अनुसार चंद्रगुप्त मयूर पोषक ग्राम प्रधान की पुत्री का बेटा था, जबकि जैनों के मुताबिक वे मौर्य कुल का पुत्र था। ज्ञात होता है कि जैन लेखक चंद्रगुप्त के परिवार के कुल से परिचित थे और उन्हें सिर्फ पाली पद मौर्य का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ दिया गया है। वहीं परिशिष्ट पुराण चंद्रगुप्त को मयूर पोषक ग्राम प्रधान की पुत्री का बेटा बताया है। और जैन परंपरा जैन मत भी मौर्य और चंद्रगुप्त के कुल नाम के बीच संबंध के बारे में बौद्धों का समर्थन करता है। वहीं बौद्धों के अनुसार चंद्रगुप्त मयूर पोषक ग्राम प्रधान की पुत्री का बेटा था, जबकि जैन के मुताबिक मौर्य कुल का पुत्र था। ज्ञात होता है कि जैन लेखक चंद्रगुप्त के परिवार के कुल से परिचित नहीं थे और उन्हें सिर्फ पाली पद मौर्य का व्युत्पत्ति मूलक का अर्थ दिया है। वहीं परिशिष्ट पुराण चंद्रगुप्त को मयूर पोषक ग्राम प्रधान की पुत्री का बेटा बताया है। नेक्स्ट टॉपिक इज विदेशी विवरण।
लैटिन का चिरप्रतिष्ठ लेखक जस्टिन चंद्रगुप्त को साधारण परिवार में उत्पन्न मानता है। इससे ये निष्कर्ष नहीं मिलता, यह नहीं निकलता कि वे निम्न जाति का था। इससे ये निष्कर्ष नहीं निकलता कि वे निम्न जाति का था, बल्कि इसका स्पष्ट अभिप्राय ये है कि वे एक सामान्य व्यक्ति था और सिंहासन पर बैठे के बिना किसी पारंपरिक दावे के राजपद पाने का इच्छुक था। ग्रीक जीवनी लेखक और नैतिक दार्शनिक प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त अपने निम्न कुल के बाजार में अपने प्रतिद्वंदी के निम्न वंश के लाभ उठाने का प्रयास करने वाला व्यक्ति था। लैटिन का चिरप्रतिष्ठ लेखक जस्टिन चंद्रगुप्त को साधारण परिवार में उत्पन्न मानता था। इससे ये निष्कर्ष नहीं निकलता कि वे निम्न जाति का था, और इससे ये निष्कर्ष नहीं निकलता कि वे निम्न जाति का था, बल्कि इसका स्पष्ट अभिप्राय ये है कि वे एक सामान्य व्यक्ति था, बल्कि इसका एक सामान्य व्यक्ति था। अभिप्राय है कि और सिंहासन पर बैठने के बिना किसी पारंपरिक दावे के राजपद पाने का इच्छुक था। ग्रीक जीवनी लेखक और नैतिक दार्शनिक प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त अपने निम्न कुल के बाजार अपने प्रतिद्वंदी के निम्न वंश से लाभ उठाने का प्रयास करने वाला व्यक्ति था। सारे उपलब्ध साक्ष्यों का ध्यान में रखते हुए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त उस मौर्य वंश का क्षत्रिय था जो आरंभ में पिफवा लीवन में शासन करता था। चंद्रगुप्त का पिता अपने कुल का प्रधान था और सीमा संघर्ष में दिवंगत हो गया था। उसकी मृत्यु के उपरांत उसके परिवार का ऐश्वर्य घटने लगा। उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने का काम चंद्रगुप्त ने किया, और सारे उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ये निष्कर्ष निकल सकता है कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त उस मौर्य वंश का क्षत्रिय था जो आरंभ में पिफवा लीवन में शासन करता था, जो उस वंश में आरंभ में पिफवा लीवन में शासन करता था, और जो चंद्रगुप्त का पिता अपने कुल का प्रधान था, और जो चंद्रगुप्त के पिता थे वे अपने कुल के प्रधान था और सीमा संघर्ष में दिवंगत हो गया था। उसकी मृत्यु के उपरांत उसके परिवार का ऐश्वर्य घटने लगा। उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने का काम चंद्रगुप्त ने किया, और अपने पिता का खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने का काम चंद्रगुप्त ने किया। नेक्स्ट टॉपिक इज चंद्रगुप्त मौर्य का आरंभिक जीवन। चंद्रगुप्त की जन्मतिथि का सही पता नहीं हो पाया है। प्लूटार्क के अनुसार जब वे 329 से 325 ईस्वी पूर्व पंजाब में सिकंदर में मिला तो नौजवान पट्टा था। उसका जन्म ईसा की 4वीं सदी पूर्व के मध्य के पहले नहीं हुआ होगा। चंद्रगुप्त की जन्मतिथि का सही पता नहीं हो पाया है। प्लूटार्क के अनुसार जब वे 329 से 325 ईसा पूर्व में पंजाब में सिकंदर में मिला तो वे नौजवान था। उसका जन्म ईसा की 4वीं सदी पूर्व के मध्य के पहले नहीं हुआ होगा। और महावंश के अनुसार चंद्रगुप्त की मां ने अपने पति की मृत्यु के उपरांत पुष्पपुर कुसुमपुर अर्थात पाटलिपुत्र में शरण लेनी चाहिए थी, और वहीं उसका जन्म हुआ। उसका पालन पोषण एक गांव में पहले एक गवाला गोपालक और बाद के एक आखेट के द्वारा हुआ, और बचपन से ही उसमें हुनहार के लक्षण दिखने लगे। जब वे अपने साथियों के साथ राजा की भूमिका अदा करता था तो उन पर छा जाता था। इसी चाणक्य अर्थात कौटिल्य जो उस गांव से गुजर रहा था ध्यान गया और उसकी ओर आकृष्ट हुआ। वे उसे तक्षशिला ले गए। इस नए परमश्रदाता एवं मार्गदर्शक ने उसे जीवन में आगे बढ़ने और लक्ष्य हासिल करने की गुण सिखलाए। इनमें अन्य बातों के अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था नंद राजा, जिसने चाणक्य को अपमानित किया था कि अत्याचार और घड़ी शासन से देश को हाल में मुक्त करना है। और महावंश के अनुसार चंद्रगुप्त की मां ने अपने पति की मृत्यु के उपरांत पुष्पपुर और कुसुमपुर अर्थात पाटलिपुत्र में शरण लेनी चाहिए थी, और वहीं उसका जन्म हुआ। और उसका पालन पोषण एक गांव में पहले का एक गवाला गोपालक और बाद में एक आखेट के द्वारा हुआ, और बचपन से ही उसमें हुनहार लक्षण दिखने लगे थे। जब वे अपने साथियों के साथ राजा की भूमिका अदा करता था तो उन पर छा जाता था। और इसी से चाणक्य अर्थात कौटिल्य जो
उस गांव से गुजर रहा था और इसी समय जब चाणक्य यानी कौटिल्य जो उस गांव से गुजर रहा था उसका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ और वे उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए। इस नए परम सदाता एवं मार्गदर्शक ने उसे जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य हासिल करने के गुण सिखलाए और इनमें अन्य बातों के अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था नंद राजा जिसने चाणक्य को अपमानित किया। और जो नंद राजा ने चाणक्य को अपमानित किया था कि अत्याचार और घृणित शासन से देश को हर हाल में मुक्त करना है। नंदों का प्रभुत्व उसके कुल के कारण तो अवैध और अधार्मिक माना ही जाता था। उसके शासकों की दृष्टापूर्वक प्रावती और प्रजा जन से बलपूर्वक और वसूली के कारण भी लोग उसी घृणा की दृष्टि से देखते थे। नाजायज ढंग से नंदों द्वारा धन की संग्रहण लोकरीति का रूप ले चुका था। इसी कुख्याति दक्षिण में तमिल प्रदेश तक फैल चुकी थी। पंजाब और उत्तर पश्चिमी भारत सिकंदर के सामने घुटने टेक चुके थे। उसके प्रतिनिधि शासकों द्वारा इन क्षेत्रों का लगातार दोहन हो रहा था और चंद्रगुप्त के सामने दोहरे लक्ष्य थे। उसे देश को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त कराने के साथ साथ नंदों के दमनात्मक शासन का अंत करना था और चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त को सौंपे गए इन कार्यों को पूरा करना बहुत ही कठिन था। किंतु इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने में उसे भारी सफलता प्राप्त की। उसने शीघ्रतापूर्वक देश के सैन्य संसाधनों को संगठित किया, उनका मनोबल बढ़ाया, उनमें प्रतिरोध की भावना पैदा की और देश के अनुपम नवजीवन का संचार किया। इन सबसे पूरी तरह लैस होकर उसने राष्ट्रीय मुक्ति का समर छेड़ दिया जिसमें उसे गजब की सफलता मिली। उसके प्रयासों से ऐसी राष्ट्रीयता कायम हुई जो बाद के अनेक भारतीय शासकों के लिए स्मरणीय बन गई। ऐसी राष्ट्रीयता एकता इसके पूर्व कभी नहीं कायम हुई थी। उसने सिकंदर को भी जब वे 326 ईसा पूर्व में पंजाब में था अपने मिशन का निशाना बनाना चाहा। सिकंदर उसकी धृष्टता से इतना क्रुद्ध हुआ कि उसने उसे मार डालने का आदेश जारी कर दिया। एक अन्य विवरण के अनुसार वे सिकंदर की छावनी में जहां वे ग्रीक सैन्य रणनीति का अध्ययन करने गया था गुप्तचरी करते हुए पकड़ा गया, लेकिन वे किसी प्रकार बच निकला। वे अपने लक्ष्य सिद्धि के लिए उसने अपने पर ही भरोसा करना था और नंदों का प्रभुत्व उनके कुल के कारण तो अवैध और अधार्मिक माना ही जाता था और उसके शासकों की दृष्टापूर्वक प्रावती और प्रजा जन से बलपूर्वक कर वसूली कारण भी लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखते थे। जब वे कर वसूली के कारण भी उसे लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे और नाजायज ढंग से नंदों के द्वारा धन संग्रहण लोकती का रूप ले चुका था और धन संग्रहण लोकनीति का रूप ले चुका था। इसकी कुख्याति दक्षिण में तमिल प्रदेश तक फैल चुकी थी और पंजाब और उत्तर पश्चिमी भारत में सिकंदर के सामने घुटने टेक चुके थे। दक्षिण में तमिल प्रदेश तक फैल चुकी थी और पंजाब और उत्तर पश्चिमी भारत में सिकंदर के सामने घुटने टेक चुके थे। उसके प्रतिनिधि शासकों द्वारा इन क्षेत्रों को लगातार दोहन हो रहा था और उसके प्रतिनिधि शासकों के द्वारा इन क्षेत्रों में लगातार दोहन हो रहा था और चंद्रगुप्त के सामने दोहरे लक्ष्य थे। उसी देश के विदेशी प्रभुत्व से मुक्त कराने के साथ साथ नंदों के दमनात्मक शासन का अंत करना था। उसे देश के विदेशी प्रभुत्व को मुक्त कराने के साथ साथ नंदों के दमनात्मक शासन का अंत करना था और चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त को सौंपे गए इन कार्यों को पूरा करना बहुत कठिन था और चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त को सौंपे गए इन कार्यों को पूरा करना बहुत कठिन था। किंतु इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने में उसने भारी सफलता प्राप्त की। और उसने शीघ्रतापूर्वक देश को सैन्य संसाधनों को संगठित किया और उनका मनोबल बढ़ाया और उसने शीघ्रतापूर्वक देश की अनुमान नवजीवन का संचार किया और इन सबसे पूरी तरह लैस होकर उसने राष्ट्रीय मुक्ति का समर छेड़ दिया जिसमें उसे गजब की सफलता मिली। उसके प्रयासों से ऐसी राष्ट्रीयता कायम हुई जो बाद में
अनेक भारतीय शासकों के लिए स्मरणीय बन गए और उसके प्रयासों से ऐसी राष्ट्रीयता कायम हुई जो बाद में स्मरणीय हुई। उसने सिकंदर को भी जब वे 326 ईस्वी पूर्व में पंजाब में था अपने मिशन का निशाना बनाना चाहा और उसने सिकंदर को भी जब वे 326 ईस्वी पूर्व में पंजाब में था अपने मिशन का निशाना बनाना चाहा। सिकंदर उसकी दृष्टिता से इतना क्रोध हुआ कि उसने उसे मार डालने का आदेश दिया और सिकंदर जो था उसकी दृष्टिता से इतना क्रोध आया उसको कि उसने उसे मार डालने का आदेश जारी कर दिया। और एक अन्य विवरण के अनुसार वे सिकंदर की छावनी में जहां वे ग्रीक सैन्य रणनीति का अध्ययन करने गया था गुप्तचरी करते हुए पकड़ा गया। और वे जब गुप्तचरी करने गया था तो लेकिन वे किसी प्रकार बच नहीं गए लेकिन वे गुप्तचरी के करते हुए पकड़ा गया था लेकिन वे किसी प्रकार बच निकला। वे भारत का अपना आधिपत्य कायम करने के लिए दृढ़ संकल्प था और यही अच्छी तरह समझता था कि अपने लक्ष्य को सिद्धि के लिए उसने अपने पर ही भरोसा करना था। नेक्स्ट टॉपिक इज चंद्रगुप्त मौर्य का परवर्ती जीवन। चंद्रगुप्त मौर्य का परवर्ती जीवन। पाली रचना महावंश टीका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने विभिन्न स्रोतों से विशाल सेना खड़ा करने का अभियान चलाया। जस्टिन ने इन सैनिकों को धनलो लूप शिकारी और लुटेरा कहा। अर्थशास्त्र के अनुसार सेना की भर्ती चोरों मलेच्छों संगठित दस्तों और वनस्पतियों और लड़ाकू वंशों से की जानी चाहिए। ऐसे तत्व भारी संख्या में माइलोई ऑक्सी डाइकाई और आस्टा कोनाई जैसे गणतांत्रिक लोगों की पराजय और विघटन के पश्चात पंजाब में उपलब्ध थे। पाली रचना में महावंश टीका के अनुसार चंद्रगुप्त और चाणक्य ने विभिन्न स्रोतों से विशाल सेना खड़ा करने का अभियान चलाया और जस्टिन ने इन सैनिकों को धनलोप शिकारी और लुटेरा कहा। और अर्थशास्त्र के अनुसार सेना में भर्ती चोरों और मलेच्छों संगठित दस्तों के और वनस्पतियों और लड़ाकू वंशों की जानी चाहिए। ऐसे तत्व भारी संख्या में मालोई ऑक्सीडाई अष्टकोनाई जैसे गणतांत्रिक लोगों की पराजय और विघटन के पश्चात पंजाब में उपलब्ध थे। इन्होंने सिकंदर का मुकाबला बड़ी बहादुरी से किया था लेकिन संगठन और नेतृत्व की कमी के कारण सफल नहीं हो सके और चंद्रगुप्त ने इन बिखरे तत्वों को एक सूत्र में पिरोकर एक विशाल और दुर्जय सेना खड़ा की। उसकी निजी वीरता और आकर्षक व्यक्तित्व ने उसकी नैतिक क्षमता के 4 चांद लगा दिए। उसने हिमालय नृप पर्वतक से भी मैत्री स्थापित की। ईसा की 6वीं सदी में विशाखदत्त रचित मुद्राक्षक और जैन रचना परिशिष्ट पवन के अनुसार इसकी सत्यता संगीत है और मुद्राक्षक के अनुसार इसी मैत्री के बदौलत शासकों द्वारा यवनों और किरायतों को कम्बोजों और आरसी करकों और वही लिकों से निर्मित मिलीजुली सेना खड़ी की गई और बिना किसी अनुचित के इतना निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त ने सारे उपलब्ध स्रोतों का उपयोग किया और अपनी विशाल संयुक्त सेना से लैस होकर विद्यमान नंद साम्राज्य को उखाड़ फेंकने में संलग्न हो गया लेकिन संगठन और नेतृत्व की कमी के कारण सफल नहीं हो सके थे। चंद्रगुप्त ने इस बिखरे हुए तत्वों को एक सूत्र में पिरोकर एक विशाल और दुर्जय सेना खड़ी की। लेकिन चंद्रगुप्त ने इन बिखरे तत्वों को एक सूत्र में पिरोकर एक विशाल और दुर्जय सेना खड़ा की। उसकी निजी वीरता और आकर्षक व्यक्तित्व ने उसकी नैतिक क्षमता के 4 चांद लगा दिए। उसने हिमालय नृप पर्वतों से भी मैत्री स्थापित की और ईसा की 6वीं सदी से विशाखदत्त रचित मुद्राक्षक और जैन रचना परिशिष्ट पवन के अनुसार इसकी सत्यता संगीत है। और मुद्राक्षक के अनुसार इस मैत्री की बदौलत शंकों यवनों और किरातों कबोजों और सिखों और वहीलिकों से निर्मित मिलीजुली सेना खड़ी की गई और बिना किसी अनियोजित के इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त ने सारे उपलब्ध स्रोतों का उपयोग किया और अपनी विशाल संयुक्त सेना से लैस होकर विद्यमान नंद साम्राज्य को उखाड़ फेंकने में संलग्न हो गया। चंद्रगुप्त द्वारा मगध विजय के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है और चंद्रगुप्त द्वारा मगध विजय के ब्यौरे
उपलब्ध नहीं है, फिर भी विभिन्न स्रोतों से ये एकत्र किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी विभिन्न स्रोतों से ये एकत्र किए जा सकते हैं। और महावंश टीका के अनुसार चंद्रगुप्त ने सीमांत प्रदेशों को जीते बगैर केंद्र पर आक्रमण को जो अभियान चलाया वे उसकी प्रारंभिक गलती थी। इसी प्रकार जैन परंपरा में चंद्रगुप्त की अग्रगति की तुलना एक ऐसे बच्चे से की गई है जो अपने अंगूठे को किनारे के शीतल भाग के बदले गर्म कचौड़ी के बीच वाले भाग पर रख देता है। और बौद्ध साहित्य में जिक्र आया है कि पाटलिपुत्र तक पहुंचने में उसे सीमांत राष्ट्रों और जनपदों में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में आरंभ में सफलता नहीं मिली थी। चंद्रगुप्त द्वारा मगध विजय के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है, फिर भी विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए जा सकते हैं। और महावंश टीका के अनुसार चंद्रगुप्त ने सीमांत प्रदेशों को जीते बगैर केंद्र पर आक्रमण का जो अभियान चलाया वह उसकी प्रारंभिक गलती थी। इसी प्रकार जैन परंपरा के चंद्रगुप्त की अग्रगति की तुलना एक ऐसे बच्चे से की गई है। और इसी प्रकार जैन परंपरा की में चंद्रगुप्त की अग्रगति एक ऐसे बच्चे से तुलना की गई है जो अपने अंगूठे को किनारे के शीतल भाग के बदले गर्म कचौड़ी के बीच वाले भाग पर रख देता है। और बौद्ध साहित्य में जिक्र आया है कि पाटलिपुत्र तक पहुंचने में उससे सीमांत राष्ट्रों और जनपदों में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में आरंभ में सफलता नहीं मिली थी। और विभिन्न वृत्तांतों से स्पष्ट होता है कि पाटलिपुत्र को नंदों से छीनने से पहले उसे इसके अनेक प्रयास करने पड़े। और मिलिंद पन्हों और बृहदसाल के नेतृत्व वाली नंद सेना के ध्वंस के बाद नरसंहार का अतिरंजन विवरण प्रस्तुत करता है। और विभिन्न वृत्तांतों से स्पष्ट होता है कि पाटलिपुत्र को नंदों से छीनने से पहले उसे इसके लिए अनेक प्रयास करने पड़े थे। और मिलिंद पन्हों और बृहदसाल के नेतृत्व वाली नंद सेना के ध्वंस के बाद नरसंहार का अतिरंजन विवरण प्रस्तुत करता है। और ब्राह्मण ग्रंथ तो नंद वंश के पराजय का सारा श्रेय कौटिल्य को देते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो नंद वंश के पराजय का सारा श्रेय कौटिल्य को देते हैं। और पुराण, अर्थशास्त्र और मुद्रा राक्षस सभी चंद्रगुप्त को संघर्ष को पृष्ठभूमि में डाल देते हैं। और मगध के सारे बदलावों का पूरा श्रेय चाणक्य कौटिल्य की कूटनीति और उसके द्वारा चंद्रगुप्त को राजपद प्रदान करने के कार्य को देते हैं। इन सारे वृत्तांतों से सत्य का अंश तो है, किंतु पूरी सच्चाई किसी एक वृत्तांत में नहीं है। इन परस्पर विरोधी मतों में सामंजस्य स्थापित करते हुए कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त के सैन्य कौशल और रणभूमि में उसकी बहादुरी को चाणक्य की चतुराई भरी कूटनीति का भरपूर सहयोग मिला। इन सारे वृत्तांतों से सत्य का अंश तो है, किंतु पूरी सच्चाई किसी एक वृत्तांत में नहीं है। इन परस्पर विरोधी मतों से सामंजस्य स्थापित करते हुए कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त के सैन्य कौशल और रणभूमि में उसकी बहादुरी को चाणक्य की चतुराई बनी कूटनीति का भरपूर सहयोग मिला। इस प्रकार इस विलक्षण प्रतिभा संपन्न ब्राह्मणों को जो कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाता है को अंश अर्थशास्त्र का रचयिता माना जाता है। ऐसा भी कहा गया है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र का लेखक नहीं था। और ऐसा भी कहा जाता है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र का लेखक नहीं था। नंदों के प्रति उसके मन में गहरी घृणा थी और नंदों के प्रति उसके मन में गहरी घृणा थी। दोनों ने मिलाकर नंदों का नाश किया और दोनों ने मिलाकर ही नंदों का नाश किया। नंद वंश का विस्तार साम्राज्य जो गंगा की संपूर्ण घाटी और पूर्वी भारत से लेकर दक्कन के एक बड़े भाग तक फैला था, चंद्रगुप्त के अधिकार में आ गया। और उसके प्रकार उसने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली और भारत से लेकर दक्कन में एक बड़े भाग तक फैला हुआ था और चंद्रगुप्त के अधिकार में आ गया। और इस प्रकार उसने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। प्लूटार्क के अनुसार यह घटना 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर से चंद्रगुप्त की भेंट के अतिरिक्त अंतराल के बाद नहीं घटित हुई। और बौद्ध साहित्य में चंद्रगुप्त के राज्याभिषेक की तिथि 486 ईसा पूर्व बुद्ध महापरिणाम निर्माण वर्ष बताई गई है। इससे स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त ने प्रथम मौर्य सम्राट के रूप में 324 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक कुल 24 वर्ष तक शासन किया। और
प्लूटार्क के अनुसार ये घटना 326 ईसा पूर्व से सिकंदर से चंद्रगुप्त के भेंट के अधिक अंतराल के बाद नहीं घटित हुई और बौद्ध साहित्य में चंद्रगुप्त के रणजय अभिषेक की तिथि 486 ईसा पूर्व बुद्ध महापरिनिर्वाण वर्ष बताई गई है। इससे स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त ने प्रथम मौर्य सम्राट के रूप में 324 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक कुल 24 वर्ष तक का शासन किया। अपने प्रथम लक्ष्य को प्राप्त करने के पश्चात चंद्रगुप्त ने अपने दूसरे लक्ष्य विदेशी अधिपत्य से अपने देश को मुक्त करने की ओर केंद्रित किया और पंजाब में यूनानियों के समक्ष बढ़ती कठिनाइयों, यूनानी छत्रपतों के विरुद्ध भारतीयों के बढ़ते विद्रोह और यूनानी तथा मैसिडोनियाई आधिपत्य वाली शक्तियों के बीच ईशो के विस्फोट ने उसका काम आसान कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि सिकंदर की 324 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। उससे उसका साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया और केंद्र पासारी विकेंद्रीकरण और प्रवृत्तियों में बढ़ोतरी होने लगी और 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर के साम्राज्य के प्रथम विभाजन से भारतीय स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। और 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर साम्राज्य के प्रथम विभाजन से भारतीय स्थिति में कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं हुआ और पोरस और आभी अपने अधिकारों के क्षेत्रों जिनमें भारी बढ़ोतरी हुई में स्वतंत्र हो गए और पोरस और आभी अपने अपने अधिकारों के क्षेत्रों में जिनमें भारी बढ़ोतरी हुई में स्वतंत्र हो गए और यूनानी सत्ता सिमट गई और यूनानी सत्ता तो जो थी वे सिमट गई। लेकिन भारत में अभी दो महत्वपूर्ण पदाधिकारी रह गए थे। एक था भारत में यूनानी रक्षक सैनिक और भारी यूडोमस और दूसरा था सिंध में यूनानी क्षत्रप पाइथन जो एनिजोर का पुत्र था। परंतु सिकंदर के साम्राज्य के दूसरे विभाजन जो 321 ईसा पूर्व में त्रिपडिसस में हुआ था के दौरान पाइथन को उसके बदले किसी को प्रतिस्थापित किए बगैर उत्तर पश्चिम के स्थानांतरित किया गया। 321 ईसा पूर्व में भारत से यूनानियों का गोमगोस वापसी का कारण सभ्यता यह था कि उसे समय तक सिंध के में चंद्रगुप्त का मुक्ति संघर्ष आरंभ हो चुका था। वहां से वे आगे उत्तर की ओर बढ़ा जहां चंद्रगुप्त के परंपरागत पराक्रम से पराजित यूडेमस ने 317 ईसा पूर्व में भारत से लौटे जाने में अपनी भलाई समझी। वहां से वे आगे उत्तर की ओर बढ़ा जहां चंद्रगुप्त ने पराक्रम में पराजित यूडेमस ने 317 ईसा पूर्व में भारत लौट जाने में ही अपनी भलाई समझी और उत्तर में अवस्थित पाइथन भी यूनान में राज्यारोहण संघर्ष में सम्मिलित होने के लिए 300 ईसा पूर्व में लौट गया। और चंद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करते हुए जस्टिन ने लिखा है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने दास्ता का जुआ उतार फेंका और उसके शासनदियों को मौत का घाट उतार दिया और इसी मुक्ति के प्रवर्तक था संद्रुकोटक्स। ये संद्रुकोटक्स चंद्रगुप्त की ही था। पंजाब और सिंध की मुक्ति का कार्य आसान नहीं था। इसके लिए घोर संघर्ष करना पड़ा और ये संघर्ष लगभग 323 ईसा पूर्व में से 316 ईसा पूर्व तक अर्थात एक दशक तक चलता रहा। एक और जब चंद्रगुप्त अपने देश को मुक्त कराने और अपनी विजय को चिन्हित करने में संलग्न था तो दूसरी ओर सीरिया को यूनानी राजा जो सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग में उसका उत्तराधिकारी बना था। एक और चंद्रगुप्त अपने देश को मुक्त करने और अपनी विजय को चिन्हित करने में संलग्न था तो दूसरी ओर सीरिया का यूनानी राजा जो सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग में उसका उत्तराधिकारी बना था अपने खोए प्रांत को फिर से प्राप्त करने के लिए भारत की ओर बढ़ रहा था। उसके और चंद्रगुप्त के अधिकार क्षेत्रों की सीमा रेखा सिंधु नहीं थी। यहीं पर दोनों के बीच मुठभेड़ हुई। एक अन्य चिर प्रतिष्ठित लेखक के अनुसार सेल्यूकस ने सिंधु को पार किया और नदी के तट पर स्थित भारतीय राजा चंद्रगुप्त के साथ उसका युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध की न तो तिथि का पता है और न ही उसकी अवधि का। फिर भी चंद्रगुप्त के साथ सेल्यूकस की संधि अथवा समझौते की तिथि का उल्लेख करते हुए जस्टिन ने कहा है कि पूर्व में ये समझौता एंटीगोनस जो 301 ईसा पूर्व में मराठा के साथ युद्ध की जारी रखने के लिए सेल्यूकस के घर लौटने से पहले हुआ था। दोनों के बीच का ये संघर्ष आमतौर पर 305 ईसा पूर्व में हुआ था और दोनों का बीच का ये संघर्ष आमतौर पर 305
5 ईसा पूर्व में हुआ था। माना जाता है कि जिन यूनानी लेखकों ने सिकंदर के अभियानों के वर्णन में अति सावधानी बरती है, उन्होंने भारत में सेल्यूकस के आक्रमण के संबंध में गजब की चुप्पी साध रखी थी। कारण बिल्कुल स्पष्ट है। दरअसल पश्चिमी जगत के लिए ये बहुत ही अपमानजनक संधि थी। एक अन्य चिर प्रतिष्ठित लेखक और स्ट्रैबो के अनुसार सेल्यूकस ने 500 हाथियों और एक वैवाहिक संबंध, जिसका सही स्वरूप स्पष्ट नहीं है, के बदले में चंद्रगुप्त को हेरात, कंगादर और काबुल और बलूचिस्तान का एक भाग अर्पित कर दिया। जैसा कि स्ट्रैबो लिखता है कि दोनों के बीच राजकीय संबंध भी स्थापित हुए और सेल्यूकस ने अपना दूत मेगानेस्तीज को पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, जहां उसने अपनी प्रसिद्ध इंडिका रचना की थी और संधि की इन शर्तों से इस बात में संदेह नहीं रह जाता कि चंद्रगुप्त के साथ युद्ध में सेल्यूकस ने मात खाई और चंद्रगुप्त ने अपने नवस्थापित साम्राज्य की सीमा को अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का अधिग्रहण कर ठोस और वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। और चंद्रगुप्त के पश्चिमवर्ती जीवन वृत्तांत को जानने के लिए हमें छिटपुट शिलालेखों और लिखित सूचनाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। और प्लूटार्क के ये उक्ति स्पष्ट सी है और 600,000 व्यक्तियों से संजित सेना की बल पर चंद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत का रौंद डाला और अपने अधीन कर लिया। और चंद्रगुप्त के पश्चिमवर्ती जीवन वृत्तांत को जानने के लिए हमें छिटपुट शिलालेखों और लिखित सूचनाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। और संजित सेना पर बल चंद्रगुप्त ने संपूर्ण को रौंद डाला और अपने अधीन कर लिया। और जस्टिन भी उसके द्वारा पूरे देश में आधिपत्य की चर्चा करता है। एक महत्वपूर्ण राज्य सौराष्ट्र पर विजय की और चंद्रगुप्त के साम्राज्य में उसका विलयन रुद्रमंदन के 150 ईसा पूर्व में शंग संवत 72 में जूनागढ़ शिलालेखों से स्पष्ट रूप से अभी प्रमाणित होता है। इसके शिलालेख में कहा गया है कि सौराष्ट्र कठियावाड़ और चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र के गवर्नर वैश्य पुष्यगुप्त, जिसने प्रसिद्ध सुंदरदर्शन झील का निर्माण कराया, के द्वारा शासित होता था। इससे संदेह नहीं कि लगभग 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के आरंभ के साथ साथ भारतीय इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। इसमें संदेह नहीं किया कि लगभग 300 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के आरंभ में साथ साथ भारतीय इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ, क्योंकि इसके साथ साथ भारत में पहली बार राजनीतिक का एकता, प्रशासकीय एक रूपता कायम हुई और चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में बलूचिस्तान तक और उत्तर में हिमाचल से लेकर दक्षिण में चित्तौड़गढ़ जिले तक फैला था। और चंद्रगुप्त में एक महान विजेता ही नहीं, महान प्रशासक भी था। चंद्रगुप्त एक महान विजेता ही नहीं, महान प्रशासक भी था। उसके दरबार में सेल्यूकस के दूत मेगानेस्तीज ने उसकी शासन व्यवस्था का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। शासन कला पर लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र, जिसका लेखक चंद्रगुप्त मंत्री और परामर्शदाता चाणक्य कौटिल्य के नाम से भी प्रसिद्ध माना जाता है, और मेगानेस्तीज के वृत्तांत को संस्पष्ट एवं सुप्रसिद्ध करता है। और पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी बिंदुसार था, जिसने शासन वधि 300 ईसा पूर्व में से 273 ईसा पूर्व तक बतलाई जाती है। और उसकी मृत्यु के उपरांत राज सिंहासन के लिए उसके पुत्र में 4 वर्षों तक संघर्ष चलता रहा और अंततोगत्वा उसका उत्तराधिकारी अशोक बना। और उसका जो अंत में उत्तराधिकारी बना वे अशोक बना। और अशोक के अंशवश शिलालेख और स्तंभ लेख इसके साक्ष्य हैं। इसकी अशोक के अधीन सुदूर पूर्व में असम और सुदूर दक्षिण में तमिल राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। ये टॉपिक अशोक का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।